प्रिय छात्र छात्राओं, आज आपको बताना है पॉइसन रेशियो या पॉइसन अनुपात। ठीक है, पॉइसन अनुपात क्या होता है ये जानेंगे आप। आपको देखिए तीनों जो प्रत्यास्था गुणांक है वो बताए जा चुके हुए हैं। ठीक है ना। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है ये बताया गया है आपको। ठीक है, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है ये भी बताया गया है, और साथ ही साथ जो है दृढ़ता गुणांक क्या होता है ये भी बताया गया है। तीनों गुणांक आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तीनों की परिभाषा क्या होती है ये आप जानेंगे, और परिभाषा के साथ साथ इसका जो सूत्र है वो सूत्र भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा, वो कॉपी में आप जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, आपके पास किताबें होंगी, एक्टिव की किताब हो या कुमार मित्तल की किताब हो, जो भी किताब हो, उससे न्यूमेरिकल्स आप लगाते रहिए, जिससे चैप्टर खत्म होने के बाद आप पूछ सकें न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना। और जितना प्रयास आप कर पाए उतना प्रयास आप न्यूमेरिकल्स लगाने में कीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं हम क्या पॉइसन रेशियो या पॉइसन अनुपात। पॉइसन रेशियो या पॉइसन अनुपात क्या होता है ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर लघु विकृतियों की बात हम करें तो लघु विकृतियों में क्या होता है, जब किसी तार को हम खींचते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से तार की लंबाई में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। अगर तार के किसी एक सिरे पर हम बल लगा देंगे तो उसकी लंबाई में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तो हो ही जाएगी, लेकिन यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं होगी जब तक कि ज्यादा बल नहीं लगेगा। और अगर ये बल ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तार की लंबाई में ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, और तार की लंबाई में जब वृद्धि हो जाएगी तो उस अवस्था में विकृति उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी विकृति होगी, अनुदैर्घ्य विकृति। कौन सी विकृति होगी, अनुदैर्घ्य विकृति। क्योंकि जब किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तो किसी वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि बटे उसकी जो मूल लंबाई है, उन दोनों के रेशियो को, उन दोनों के अनुपात को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। लेकिन जब अनुदैर्घ्य विकृति ज्यादा होगी, अर्थात किसी तार की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब कि तार की मोटाई में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि तार तो अल्टीमेटली वही है, उसका आयतन तो वही है। जैसे ये मान लीजिए धातु का तार है, इसको अगर हम ज्यादा लंबा खींच देंगे तो ये पतला हो जाएगा ना। जब पतला होगा तो लंबाई में विकृति तो हो ही रही है, साथ साथ इसकी मोटाई में भी विकृति हो रही है। ठीक है ना। जैसे ये हम बना दे रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका तार है, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये आपका तार है, इसको आपने थोड़ा सा लंबा खींच दिया तो लंबाई थोड़ी बढ़ गई इसकी। देखिए ऐसे हम बना दे रहे हैं, ये तार की लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई, तार अब आपका ये वाला हो गया। लेकिन इसकी बगल बगल आप देख रहे हैं, इसकी मोटाई में भी कमी आ गई। तो मोटाई में कमी तो हो ही जाएगी, क्योंकि तार का अल्टीमेटली आयतन तो वही है। तो तार लंबा होगा तो उसकी मोटाई में कमी आ जाएगी। तो ऐसी विकृति को हम कहते हैं पार्श्विक विकृति। कौन सी विकृति कहते हैं, पार्श्विक विकृति। मतलब तार की मोटाई, मतलब उसका व्यास समझ लीजिए, तार के व्यास में जो परिवर्तन हुआ है, ज्यादा होगा तार का व्यास। अगर हम कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तार को, तो तार की मोटाई बढ़ जाएगी, और खींचेंगे तार को तो तार की मोटाई में कमी आ जाएगी। कहने का मतलब तार के व्यास में कमी आ सकती है और बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी विकृति को हम कहते हैं पार्श्विक विकृति। और लंबाई में जो विकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति। समझ गए। अगर किसी तार की मूल लंबाई L है, तार की मूल लंबाई क्या है, L है, और किसी तार को आपने खींचा, उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो गई, कुछ परिवर्तन हो गया, और तार की मूल लंबाई में मान लीजिए डेल्टा L की वृद्धि हो गई। तार की मूल लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई, डेल्टा L की वृद्धि हो गई, और L उसकी मूल लंबाई है, L उसकी मूल लंबाई है, और डेल्टा L के बराबर वृद्धि हो गई उसमें।
तो आपसे पूछा जाए कि अनुदैर्घ्य विकृति कितनी हुई, तो आप कहेंगे अनुदैर्घ्य विकृति बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपान एल। यही तो कहेंगे ना, ये तो पहले जानते हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन जब ये लंबा हो गया तो तार की मोटाई में अर्थात तार के व्यास में भी कुछ कमी आ गई। तो तार के व्यास में होने वाली जो कमी है, अगर वो डेल्टा डी है, डेल्टा डी मतलब तार के व्यास में होने वाली कमी, और जो तार का मूल व्यास है वो डी है, मतलब तार का पहले जो व्यास था वो डी है, और तार के व्यास में होने वाली जो कमी है वो क्या है, डेल्टा डी है। तो जब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे हम, किसका किसका, डेल्टा डी और डी का जब रेशियो निकालेंगे, तो ऐसी विकृति को हम कहेंगे पार्श्विक विकृति। कौन सी विकृति कहेंगे, इसको हम पार्श्विक विकृति कहेंगे, इसको अनुदैर्घ्य विकृति नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्श्विक विकृति। तो ये अनुदैर्घ्य विकृति है डेल्टा एल अपान एल, और ये पार्श्विक विकृति है डेल्टा डी अपान डी। इन दोनों का जो रेशियो होता है किसका, पार्श्विक विकृति को ऊपर कर दें और अनुदैर्घ्य विकृति को नीचे कर दें, तो जो हमको रेशियो मिलेगा, जो अनुपात मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम पॉइसन रेशियो कहेंगे। क्या कहेंगे, उसी को हम पॉइसन रेशियो कहेंगे। इसका मतलब पॉइसन अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्घ्य विकृति। समझ गए बात को, पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्घ्य विकृति आप निकालेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइसन अनुपात कहेंगे। पार्श्विक विकृति आपकी है डेल्टा डी अपान डी, और अनुदैर्घ्य विकृति क्या है, अनुदैर्घ्य विकृति है डेल्टा यल अपान यल। इसको आप ऐसे कर लीजिए, डेल्टा डी अपान डी इंटू एल ऊपर हो जाएगा और डेल्टा यल नीचे हो जाएगा। समझ गए बात को। या पॉइसन रेशियो, इसको सिग्मा दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, सिग्मा। ये सिग्मा का संकेत है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डी अपान डी है। अगर आप चाहें तो इसको त्रिज्या के रूप में कर लीजिए, क्योंकि त्रिज्या थोड़ा ज्यादा फेमिलियर है ना। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, आप जानते ही हैं। तो जहां डेल्टा डी है अपान डी है, इसको आप चाहें तो डेल्टा आर अपान आर कर सकते हैं। जहां डी है वहां पर 2r लिखेंगे, जहां डेल्टा डी है वहां 2 इंटू डेल्टा आर लिखेंगे, दोनों दुगुना ही तो होगा। तो क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, यही तो आएगा, डेल्टा आर अपान आर इंटू क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा, यहां होगा एल अपान डेल्टा एल। ये फार्मूला आपका किसका है, ये पॉइसन रेशियो का फार्मूला है, या पॉइसन अनुपात का फार्मूला है। समझ गए, पॉइसन रेशियो का या पॉइसन अनुपात का ये फार्मूला है। इसको देख लीजिए, अच्छे ध्यान दीजिए, डेल्टा आर अपान आर इंटू डेल्टा एल अपान डेल्टा एल। ठीक है, इसे कहते हैं क्या, पॉइसन रेशियो। अच्छा, अब एक सूत्र आपको प्राप्त करना है, और देखिए सूत्र इसमें है, सूत्र यहां पर है, और अब आपको थोड़ा सा कमर कसना पड़ेगा, है ना। सूत्र प्राप्त होंगे, उसको याद करना पड़ेगा, उसको न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ेगा, है ना। अब आपको जो है थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अगला टॉपिक हमारा है कि किसी तार को अगर 2 सिरों पर हम कस दें और कस करके ठंडा कर दें, समझ रहे बात को, ध्यान दीजिएगा। एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, दिख रहा है। इन दोनों के बीच में एक तार है, ये देखिए, ये जो है एक तार है, दिख रहा है। एक सिरा हम ए दिखाते हैं, दूसरे को हम बी दिखाते हैं। ए और बी 2 सिरे हैं, इसके बीच क्या है, एक तार है, ये एक वायर है। तो अगर कोई तार है, ठीक है, उस तार के, अगर आप जानते हैं कोई तार है, उसको आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, लंबाई में बढ़ोतरी होगी उसके, है ना। सिंपल सी बात है, गर्म करेंगे तो तार की लंबाई बढ़ेगी, विकृति उसमें आ जाएगी। कौन सी विकृति होगी, अनुदैर्घ्य विकृति होगी। अगर इस तार को हम ठंडा करें तो क्या होगा, कसाव उत्पन्न होगा। समझ रहे बात को। अगर किसी तार के तापमान में कमी कर दें हम,
कोई तार है जिसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 है, 15 है, 20 है, कुछ भी है, अगर उसको हम ठंडा कर दें तो ठंडा करने पे क्या होगा कि तार के दोनों सिरों पर बल आरोपित होगा, क्योंकि दोनों सिरे तो फिक्स हो गए हैं, दोनों सिरों पर बल आरोपित होगा और तार में कसाव आएगा। ठीक है, तो अगर किसी तार को हम दोनों सिरों पर कस करके उसके तापमान में कमी करें अर्थात उसको ठंडा करें तो क्या होगा, तार के दोनों अनुप्रस्थ सिरों पर, जो अनुप्रस्थ सिरे दोनों तार के हैं ए और बी, उस पर अंदर की तरफ एक बल काम करता है ना, उस बल का मान ही आपको निकालना है। मान लीजिए एक बल यहां काम करेगा F अंदर की तरफ, और यहां भी उतना ही काम करेगा अंदर की तरफ, बराबर बल काम करेगा, उस बल F का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। समझ गए बात को? मतलब किसी तार के दोनों सिरों पर कस करके यदि उसके तापमान में कमी की जाए या तार को कस करके ठंडा किया जाए तो उसके सिरों पर लगने वाला बल F कितना होगा ये आपको बताना है, जबकि उस तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक y है। समझ गए बात को? अच्छा, कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, आप जानते हैं इस तार की मूल लंबाई क्या है, L है। मूल लंबाई क्या है इस तार की, L। तार की जो मूल लंबाई है वो क्या है, L है। और जब तार को ठंडा करेंगे आप, तो ठंडा करने का मतलब क्या होता है, तापमान में कमी करना। भाई ठंडा करने में मतलब क्या हुआ, तापमान में कमी करना। तापमान उसका 15 है, घटा करके 12 करना, 10 करना, कुछ तापमान में कमी करना ना। ठंडा करने मतलब कमी करना। तो L लंबाई का तार है, उसके तापमान में हमने कुछ कमी किया। कितनी कमी किया? मान लीजिए आपने तार के तापमान में डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड की कमी कर दिया, है ना। डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड की कमी कर दिया तार के किसमें, तापमान में। तार के तापमान में डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड की कमी कर दिया हमने। क्लियर बात हो गई? जब तार के तापमान में कमी करेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई में भी कमी आ जाएगी। उसकी लंबाई जो L थी, उस L में डेल्टा L लंबाई उसकी कम हो जाएगी। समझ गई बात को? उसकी लंबाई में कितनी कमी हो जाएगी, डेल्टा L की कमी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहां तक ठीक है। अब रेखीय प्रसार गुणांक आप जानते होंगे, आपने 9th में पढ़ा होगा, रेखीय प्रसार गुणांक। अगर आपको याद आ रहा है थोड़ा इसको रिकॉल कीजिए, क्या होता है रेखीय प्रसार गुणांक? याद है आपको 9th में ऊष्मा चैप्टर रहा होगा, पढ़े होंगे। तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा होता है, आयतन प्रसार गुणांक गामा होता है। याद आ रहा है? ठीक है ना। तो रेखीय प्रसार गुणांक जो अल्फा होता है, इस अल्फा का फार्मूला होता है डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T। कहने का मतलब कि यदि किसी तार को या किसी छड़ को हम गर्म करते हैं और गर्म करने पर उस छड़ की लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है, तो छड़ का जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है, आपको याद आ रहा होगा, ऐसे पढ़े होंगे आप। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार बता दूं। आप कहते हैं कि छड़ की लंबाई L है, छड़ के तापमान में डेल्टा T की वृद्धि की गई तो छड़ की मूल लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। तो आप कहते हैं कि डेल्टा L जो है वो छड़ की मूल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। याद है? छड़ की मूल लंबाई ज्यादा रहेगी तो छड़ के लंबाई में वृद्धि ज्यादा होगी, तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L। फिर कहते हैं कि डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, अर्थात ताप में वृद्धि ज्यादा करेंगे तो लंबाई में वृद्धि ज्यादा होगी, और तापमान में वृद्धि कम करेंगे लंबाई में वृद्धि कम होगी। तो ये डेल्टा L जो है वो दोनों के अनुक्रमानुपाती है, L इंटू डेल्टा T के। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है अल्फा। क्या मिलता है? अल्फा। जब ये अनुक्रमानुपात चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा इंटू L हो जाएगा इंटू डेल्टा T। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T। ऐसे तो है, देखिए यही तो है, यहाँ तो लिखा गया है। तो रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है अल्फा, क्या होता है, वो डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T होता है। इसकी परिभाषा आपको याद करनी हो तो आप कहते हैं कि 1 मीटर लंबी छड़ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता, माफ कीजिएगा, 1 मीटर लंबी छड़ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि हो जाती है उसे उस छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहा जाता है। ठीक है ना। तो अल्फा आपको याद हो गया होगा ना, अल्फा क्या है, क्योंकि अल्फा का यहाँ पर यूज है इसलिए अल्फा का सूत्र लिखा गया है।
ठीक है, चलिए, नहीं तो आप 9th की बुक होगा उससे आप देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। अल्फा इक्वल टू इतना हो गया। अब एक काम कीजिए, अल्फा यहाँ पे है ही है, डेल्टा टी को यहाँ गुणा कर दीजिए, डेल्टा टी हो गया, अल्फा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपान एल। देख लीजिए, अल्फा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपान एल। ठीक, अब आप एंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है, y इज इक्वल टू एंग प्रत्यास्था गुणांक लगेगा इसमें, क्योंकि तार है, तार लंबाई की वस्तु है, उसमें आयतन तो होता, क्षेत्रफल और आयतन नहीं लिया जाता है, तो तार में यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है। कोई प्लेट वगैरह होगा तो क्षेत्रीय प्रसार, उसमें क्या लेंगे हम, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेंगे, कोई घनाकार वस्तु अगर रहेगी तो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, यंग प्रत्यास्था गुणांक y इज इक्वल टू क्या होगा, प्रतिबल बटे विकृति होता है। अरे अनुदैर्घ्य प्रतिबल, यहां पर ऐसे लगा देंगे, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति, ये तो होगा। अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या हो जाता है, F अपान ए। अरे अनुदैर्घ्य प्रतिबल है, F अपान ए इसका सूत्र होता है, बटे क्या होगा यहां पे, अब क्या है, विकृति है, विकृति होती डेल्टा एल अपान एल, ये तो होता है। ठीक है, F अपान ए प्रतिबल हो गया, विकृति हो गई डेल्टा एल अपान एल, या यही हो जाएगा F अपान ए अपान डेल्टा एल अपान एल। देख रहे हैं, इसकी वैल्यू देखिए, यहां से ये वैल्यू है, तो हो जाएगा ये अल्फा इंटू डेल्टा टी। नीचे कुछ नहीं इसके है, इसको 1 मान लीजिए, ऐसे उल्टा गुणा कर दीजिए इसका ऊपर, तो हो जाएगा F अपान ए रहेगा, अल्फा रहेगा डेल्टा टी, तो ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू एफ अपान ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तिरछा गुणा कर दीजिए, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y देख रहे हैं, एंग प्रत्यास्था गुणांक, तिरछा गुणा हो गया, यहाँ पे a हो गया इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। ये किस चीज का फार्मूला है, किसी तार को दोनों सिरों पर कस दिया जाए और तार को ठंडा किया जाए, तो तार के दोनों सिरों पर लगने वाला बल या तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न खिंचाव बल, इसका मान क्या होता है, F इज इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, अर्थात यंग प्रत्यास्था गुणांक गुणे तार के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल। जैसे ये तार है, ये तार का जो वृत्तीय सिरा होता है इसका क्षेत्रफल है ये, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, डेल्टा टी ताप में होने वाली कमी, क्योंकि आपने ठंडा किया है तो ताप में आपने कितनी कमी किया है ये जानना है। ठीक है, अब इसके बाद 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं, वो टॉपिक आपको अगले वीडियो में बताएंगे हम। इतना जो बताया गया है इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं, कम से कम एग्जाम्पल तो आप लगाए रखिएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लगाने के बाद आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है जो आपको समझ में आते हैं उसको आप लगा लीजिएगा। अभी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर इसके न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।